हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएस 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास का चैप्टर 26 करेंगे। ये आपका लास्ट से फर्स्ट चैप्टर है, लास्ट से सेकंड। इसके बाद एक चैप्टर रह जाएगा आपका। इस चैप्टर का नाम है निर्जातीयता तथा राष्ट्र राज्य। यानी निर्जातीय जो लोग होते हैं, जो किसी भाषा किसी संस्कृति के आधार पर कोई समूह हो, उसे निर्जातीयता निर्जातीय समूह कहा जा सकता है। और राष्ट्र राज्य यानी सरकार और सरकार की नीतियों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है इन निर्जातीयता समूहों का। इसका इंग्लिश में एथेनिसिटी एंड नेशन एंड स्टेट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वैसे तो छोटा चैप्टर था, फिर भी मैं मटेरियल के लिए आपको थोड़ी डिटेल्ड में लिख दिया। वैसे लिखने का चाहता था मैं ऐसे लिख सकता था कि ये समूह पंजाबी दलित ऐसी तरीके के, पर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करा इन चीजों को, तो जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ सके। अब देख लेते हैं। निर्जातीयता का अर्थ है किसी विशेष समूह के लोगों की सांस्कृतिक पहचान, और राष्ट्रीय राज्य का अर्थ है एक विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों का राजनीतिक संगठन। निर्जातीयता और राष्ट्रीय समूह के बीच संबंध विकसित होते हैं और इनमें किस प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। निर्जातीयता की परिभाषा देख लेते हैं और उसके कुछ उदाहरण है इस तरीके से। निर्जातीयता एक सामाजिक पहचान है जो किसी समूह की सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं पर आधारित होती है। यह समूह के सदस्यों को एक साथ बांधती है और अन्य समूहों से अलग पहचान देती है इनको, कि ये किस तरीके से अलग है इन सांस्कृतिक पहचान। अब देख लेते हैं कुछ उदाहरण है। एक तो पंजाबी, तमिल, बंगाली, मराठी जो लोग हैं, जो होते हैं समूह होते हैं, लोगों का समूह, उनकी पहचान। जैसे पंजाबी लोग मुख्यतः पंजाब राज्य में निवास करते हैं और उनके प्रमुख भाषा पंजाबी है। उनकी सांस्कृतिक पहचान में भांगड़ा नृत्य, गुरबानी संगीत और सिख धर्म की मान्यताएं शामिल है। पंजाब के लोग अपने आतिथ्य, उदारता और उत्साह के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए हर साल वैसाखी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें फसल की कटाई का जश्न मनाया जाता है और पंजाबी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। एक उदाहरण हो गया। फिर एक तमिल लोग, तमिल समुदाय के जो संस्कृति जिनकी पहचान है, कुछ तमिलनाडु राज्य में रहने वाले लोग तमिल कहलाते हैं, तमिली लोग। उनकी प्रमुख भाषा तमिल है और उनकी सांस्कृतिक पहचान में भरतनाट्यम नृत्य, तमिल साहित्य और मंदिरों की वास्तुकला शामिल है। तमिल लोग अपनी भाषा और साहित्य धरोहर पर गर्व करते हैं। उदाहरण के लिए तमिल नववर्ष, पुथाडू और पोंगल त्योहार जो फसल की कटाई का पर्व है, तमिल संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वहां पर मंदिर भी बहुत अच्छे अच्छे, जो उनके शिल्पकार थे बहुत पुराने काल में, उनके मंदिर इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं वहां पर, तो उनको देखकर अचंभित हो जाते हैं लोग जाकर कि इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी, वो भी इतने पहले किस तरीके से इतनी शिल्पकृति की गई थी। तो उनकी संस्कृति उसमें झलक कर आती है। बंगाली लोग, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाले लोग बंगाली कहलाते हैं। उनकी प्रमुख भाषा बंगाली है और उनकी सांस्कृतिक पहचान में रविंद्र संगीत, दुर्गा पूजा और बंगाली साहित्य शामिल है। बंगाली लोग अपनी कला, संगीत और साहित्य के प्रति अत्यधिक भावुक होते हैं। इनको बचाने के लिए वे आंदोलन और सरकार से संरक्षण मांगते हैं। ऐसे ही सभी लोग इन्हीं संस्कृतियों को बचाने के लिए आंदोलन और संरक्षण मांगते हैं सरकार से, राष्ट्रीय राज्य से। उदाहरण के लिए दुर्गा पूजा बंगाली संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना और पूजा की जाती है। मराठी लोग, महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले लोग मराठी कहलाते हैं। उनकी प्रमुख भाषा मराठी है और उनकी सांस्कृतिक पहचान में लावण्य नृत्य, गणेशोत्सव, मराठी साहित्य शामिल है। मराठी लोग अपने वीर मराठा योद्धाओं और संतों की धरोहर पर गर्व करते हैं। बहुत सारे वीर जो मराठा योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को भगाया था यहाँ से, तो उन पे गर्व करते हैं और उनकी धरोहर है। उदाहरण के लिए गणेशोत्सव जो गणेश जी की प्रमुख त्योहार है, महाराष्ट्र में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। गुजराती लोग, गुजरात में राज्य में रहने वाले लोग गुजराती कहलाते हैं। उनका प्रमुख भाषा गुजराती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान में गरबा और डांडिया नृत्य, गुजराती थाली और व्यावसायिक कुशलता शामिल है। गुजराती लोग व्यापार में अपनी माहिरता और अपने त्योहारों में के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रि में गरबा और डांडिया रास खेलना और दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाना गुजरात संस्कृति की पहचान है। राजस्थानी लोग, कश्मीरी लोग और आदिवासी लोग, अब इनके बारे में चलो पढ़ देता हूँ मैं, कोई नहीं। इसी तरीके से राजस्थान में लोग राजस्थानी कहलाते हैं और उनकी प्रमुख भाषा राजस्थानी है। मारवाड़ी, मेवाड़ी और आदि बोलियां, और भी कई बोलियां हो सकती हैं। और उनकी सांस्कृतिक पहचान में राजस्थानी लोक नृत्य, राजस्थानी संगीत और स्थापत्य कला शामिल है। राजस्थानी लोग अपनी रंग बिरंगी वेशभूषा और मेहमान नवाजी से के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर और कालबेलिया, और जयपुर का हवा महल और उम्मेद भवन पैलेस राजस्थानी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। कश्मीरी लोग, जम्मू और कश्मीर राज्य में रहने वाले लोग कश्मीरी कहलाते हैं। उनकी प्रमुख भाषा कश्मीरी है और उनकी सांस्कृतिक पहचान में कश्मीरी शॉल, वाजवान, कश्मीरी भोजन और सूफी संगीत शामिल है। कश्मीरी लोग अपनी सांस्कृतिक सुंदरता और शांति के प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीरी शॉल को कालीन की कला और शंकराचार्य मंदिर और हजरतबल दरगाह कश्मीरी संस्कृति का हिस्सा है। ये कुछ पॉइंट मैंने जो मिले हैं मुझे, उनको मैंने ऐड किया है। उसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो इनकी पहचान को प्रदर्शित करती है, ये झलकाती है।
आदिवासी लोग, भारत में कई आदिवासी समूह हैं जैसे गौंड, संथाल, भील और मिजो। उनकी अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं होती हैं। आदिवासी लोग अपनी वनस्पति, पारंपरिक नृत्य और कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए झारखंड के संथाल समुदाय को सोहराई कला और ओडिशा के भील समुदाय को गोंड चित्रकला आदिवासी संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग है। ये इनके कुछ उदाहरण हो गए आपके निर्जातीयता ट्राइब्स के जो भी है समूह होते हैं उनके। इससे आपको पता चल जाएगा निर्जातीयता में क्या चीज आती है और किस तरीके की संस्कृतियों के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। अब देख लेते हैं निर्जातीयता के कारण उत्पन्न संघर्ष। पंजाब का खालिस्तानी आंदोलन 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी के नाम से एक स्वतंत्र राज्य की मांग कारण हुए, इसमें हिंसक संघर्ष हुआ। असम का बोडो आंदोलन, असम में बोडो समुदाय द्वारा एक स्वतंत्र बोडोलैंड राज्य की मांग के कारण हुए संघर्ष। मणिपुर और नागालैंड में उग्रवादी आंदोलन, उत्तर पूर्वी भारत में विभिन्न निर्जातीय समूह द्वारा स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग के कारण हुए संघर्ष। इनके बारे में नीचे थोड़ा और पढ़ेंगे। निर्जातीयता और राष्ट्र राज्य के बीच में संबंध। निर्जातीयता और राष्ट्र राज्य के बीच संबंध जटिल हो सकते हैं क्योंकि निर्जातीय समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी राष्ट्र राज्य की एकता के लिए चुनौती बन सकते हैं। भारत में इस जटिल संबंध के कई उदाहरण हैं जहाँ निर्जातीयता पहचान राष्ट्रीय राज्य के बीच संघर्ष उस समय में देखने को मिलता है। अब जैसे कि एक आकी पकी जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसका दिखाया जाता है। उसको पहले वे अपना व्यापार, अपना जो खान पान करते थे, जो जंगल में शिकार कर ही करते थे, जिससे कि जो जंगल के जो लुप्त प्रजातियां वो लुप्त होती जा रही थी। तो सरकार ने एक ऐसा सोचा कि इनको व्यापार करने के लिए हमें उत्साह देना चाहिए, इनको प्रोत्साहन करना चाहिए। तो इनको ये आदिवासी लोग अपनी जड़ी बूटियों से तेल बनाते थे, तो उनका आदिवासी लोग अब जड़ी बूटियों का तेल अब बेचते हैं, जिससे बाल ग्रोथ होती है बालों की। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी मार्केटिंग की जा रही है सरकार द्वारा, और लोगों को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है कि इनको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें उन चीजों से दूर कर रहे हैं तो हमें इनको कुछ ना कुछ माध्यम तो देना चाहिए खाने कमाने का। भारतीय उदाहरण में देखते पंजाब और खालिस्तानी आंदोलन। ये तो एक करंट का एक मुद्दा था, ये जो मैंने आपको बताया, इसमें वो नहीं होगा, इस नोट्स में मैंने ऐड नहीं किया। संदर्भ 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग उठी। इस आंदोलन ने राज्य और केंद्र सरकार के बीच गंभीर तनाव उत्पन्न किया। इसका प्रभाव क्या रहा? आंदोलन के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई, इसके कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लोगों की जान माल की हानि हुई और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या इसी संघर्ष के कारण थी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। असम में बोडो आंदोलन। असम में बोडो समुदाय ने एक स्वतंत्र बोडोलैंड राज्य की मांग की। यह मांग उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित कर रखने की इच्छा प्रेरित करती। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप असम में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिससे कई लोग मारे गए और जान माल की हानि हुई। हजारों विस्थापित हुए, हजारों को अपनी जगह छोड़ के जाने पड़ा। बोडो समूह के साथ समझौते और शांति समझौते के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और की गई है। मणिपुर और नागालैंड का उग्रवादी आंदोलन। उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर और नागालैंड के विभिन्न निर्जातीय समूहों ने स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग की है। यह मांग उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की सुरक्षा के लिए थी। इसके प्रभाव इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों और संघर्ष के कारण विकास और शांति में बाधित हुई। केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न शांति समझौतों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की। कश्मीर का विशेष दर्जा और संघर्ष। जम्मू और कश्मीर में विशेषकर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की सुरक्षा के लिए संघर्ष। धारा 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, जो 2019 में हटा दिया गया। इस फैसले के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और सुरक्षा स्थितियों में बदलाव हुआ है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक महत्वपूर्ण विवाद रहा है समय समय पर। महाराष्ट्र और मराठा आरक्षण आंदोलन। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग की, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को सुधारने की दिशा में कदम माना जाता है। इसके प्रभाव क्या रहा? इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य में बड़े पैमाने पर रैलियां और विरोध प्रदर्शन हुए, अतः सरकार ने मराठा समुदाय का आरक्षण दे दिया। आदिवासी समूह और जंगल अधिकारी आंदोलन। भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी समूह अपने भूमि और जंगल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये समूह अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। इस संघर्ष ने सरकार की आदिवासी अधिकारों की मान्यता देने और उनके भूमि और जंगल अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने की प्रेरित किया, पर उनको फिर और भी कुछ काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, जिसमें हाकी पकी जो समुदाय आदिवासी, उसका उदाहरण हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। श्रीलंका के तमिल सिल्ली संघर्ष। तमिल में जो श्रीलंका में तमिल और सिल्ली दो समुदाय होते थे, दो लैंग्वेज के, उनके बीच में संघर्ष रहता था कि हमें अलग राज्य चाहिए। समुदाय के बीच में संघर्ष का समाधान अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। निर्जातीयता के प्रभाव देख लेते हैं। राजनीतिक प्रभाव। निर्जातीय समूह अपने राजनीतिक अधिकारों को प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर सकते हैं। यह संघर्ष अक्सर आरक्षण, स्वायत्तता या अलग राज्य की मांग के रूप में सामने आते हैं। उदाहरण के लिए मराठा आरक्षण आंदोलन, गुर्जर आरक्षण आंदोलन। मराठा का हमने पढ़ा भी। महाराष्ट्र मराठा समुदाय ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों के आरक्षण की मांग की। मराठा समुदाय राज्य में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निर्जातीय समूह है। इसके प्रभाव। मराठा आरक्षण आंदोलन ने राज्य के
में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और रैलियों का जन्म दिया। सरकार के आंदोलन हुए, जवाब में मराठा समुदाय का आरक्षण प्रदान किया, लेकिन इस पर कानूनी विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। एक और उदाहरण, गुज्जर आरक्षण आंदोलन। राजस्थान में गुज्जर समुदाय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण के तहत शामिल होने की मांग की। इस आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन और हिंसा हुई। यह राजनीतिक दलों के बीच विवाद का कारण बना और राज्य सरकार को गुज्जर समुदाय की मांगों को असिंक रूप से स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। सामाजिक प्रभाव देख लेते हैं, उसके कुछ उदाहरण। विभिन्न निर्जातीय समूह के बीच सामाजिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक समरसता और शांति बाधित हो सकती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगाम क्षेत्र विवाद। बेलगाम यानी अब बेलगावी कहलाया जाता है क्षेत्र पर कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों का दावा है। महाराष्ट्र का कहना है कि इस क्षेत्र में मराठी भाषी लोग बहुलत है, इन्हीं बहुत ज्यादा है, तो हम इसको मराठी बनाएंगे, इसलिए इसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो कर्नाटक वाले हैं वे कहते हैं कि इसमें कर्नाटक भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो ये हमारे यहाँ रहने से हमारे में शामिल होना चाहिए। तो इस विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच सामाजिक तनाव और विरोध प्रदर्शन हुए। भाषाई और जनजातीय पहचान के आधार पर यह विवाद क्षेत्रीय और सामाजिक समरसता को प्रभावित करता है। दूसरा उदाहरण है उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर विवाद। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर के खिलाफ हिंसा और भेदभाव देखी जाती है। यह प्रवासी मजदूर के खिलाफ सामाजिक तनाव और हिंसा का कारण बना, जिससे उनके लिए सुरक्षा और सम्मान के साथ जीना मुश्किल हो गया। इस प्रकार की घटनाएं सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है और प्रवासी समुदायों के बीच अलगाव पैदा करती है। आर्थिक प्रभाव देख लेते हैं। बड़ी निर्जातीय संघर्षों से आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। यह संघर्ष आर्थिक गतिविधियों में रुकावट और निवेश में कमी के कारण बन सकती है। अगर वहां पे संघर्ष, वहां पर आंदोलन चलते रहेंगे तो वहां पर विकास में रुकावट होगी। जैसे जम्मू कश्मीर संघर्ष, जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक चल रहे राजनीतिक और निर्जातीय संघर्ष, इस संघर्ष के कारण राज्य में आर्थिक गतिविधियों की कमी आई। पर्यटन जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, संघर्ष के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। निवेशक भी संघर्ष और अस्थिरता के कारण वहां पर निवेश करने से झिझकने लगे। और जो पूर्वोत्तर के भारत के देश हैं, जैसे उग्रवाद और संघर्ष से पीड़ित रहे, जैसे नागालैंड, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में उग्रवाद और निर्जातीय संघर्ष चलते रहते हैं। इन संघर्षों ने क्षेत्र में आर्थिक विकास को बाधित किया। बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगिक निवेश और व्यापारिक गतिविधियों में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और रोजगार के अवसर सीमित हो गए। ये तो आपके हो गए। अब देखते हैं क्या क्या समाधान किए राष्ट्रीय राज्य सरकार ने इन चीजों के लिए, निर्जातीय लोगों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए। तो इनके समाधान संविधानिक उपाय जो संविधान में जो फेरबदल, अनुच्छेद, संशोधन किए गए वो इस प्रकार है। भारत का संविधान निर्जातीय समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान करता है। संविधान ने विभिन्न जातियों और सांस्कृतिक समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 46, 244। ये अनुच्छेद 14 में ये सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समानता और कानून समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 भाषा और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 यह अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव के लिए उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन, यह संशोधन स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है। और संवाद और समन्वय बातचीत के द्वारा किस तरीके से समन्वय बैठाया गया। विभिन्न निर्जातीय समूह के बीच संवाद और समन्वय स्थापित करना समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संवाद और समन्वय के माध्यम से निर्जातीय समूह की मांग को समझना और उनके समाधानों की दिशा में कदम उठाना आवश्यक है। अब देख लेते उदाहरण, राष्ट्रीय एकता परिषद। यह परिषद विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावना और एकता बढ़ाने के लिए काम करती है। यह परिषद सरकार और नागरिक समाज के बीच संवाद का एक मंच प्रदान करती है। नागालैंड शांति वार्ता। भारत सरकार ने नागालैंड में चल रही उग्रवादी आंदोलनों को समाप्त करने के लिए एक IM जैसे विद्रोही समूह के साथ शांति वार्ता की। इससे नागालैंड में शांति स्थापना में मदद मिली। विकास योजनाएं। सभी निर्जातीय समूह के लिए समान विकास के अवसर प्रदान करना, उन्हें मुख्य धारा में लाना और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण है। विकास योजनाओं के माध्यम से निर्जातीय समूह को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। उदाहरण के लिए कुछ सुविधाएं जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा के बारे में पढ़ा है। तो यह जैसे एकलव्य वाला देख लेते हैं। यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह स्कूल अनेक शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना के तहत सभी निर्जातीय समूह के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकते हैं।
मनरेगा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे विभिन्न निर्जातीय समूह को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। निर्जातीयता के आधार पर समाज विविधता। निर्जातीयता समाज में सांस्कृतिक विविधता लाती है। बहुत सारी संस्कृति होने के साथ विविधता फैलती है, जो एक समाज को समृद्ध और रंगीन भी बनाती है। एक समाज को फली फूली सी और रंगीन, एक अलग अलग कलाएं, अलग अलग तरह की सांस्कृतिक दिखती हैं तो रंगीन बनाती है। यह विभिन्न परंपराओं, भाषा और मान्यताओं को एक मंच पर लाने में सहायक होती है। हालांकि निर्जातीयता के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्षों को समझना और उनका समाधान खोजना भी महत्वपूर्ण है, ताकि समाज में शांति और सद्भावना बनी रहे। इस प्रकार निर्जातीयता और उसकी पहचान समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विभिन्न समूह के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। इस चैप्टर में जितना भी था वो मैंने बता दिया आपको। अगर इतना भी आपको ऊपर का पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। इसमें नीचे मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं 10-11 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो किस तरीके के आ सकते हैं आपके क्वेश्चन बन के पेपर में, तो उसके शॉर्ट में मैंने उनके आंसर भी लिखे हैं थोड़े थोड़े, तो आप देख सकते हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं भाई चला देता हूँ इनको थोड़ा सा ऐसे। निर्जातीयता और राज्य राष्ट्र की परिभाषा, उनकी विशेषताओं की व्याख्या करें। ये कुछ मैंने लिख दिया, इनका कुछ देख लीजिएगा आप, इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ आ जाएंगे इनका तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर में, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, उससे भी आपको हो जाएगा। ऊपर का पढ़ लीजिएगा आप, एक दो बारी वीडियो को देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। भारत में निर्जातीयता के राजनीतिक प्रभाव को उदाहरण दीजिए। भारत में निर्जातीयता के सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन के कारण परिणामों की व्याख्या कीजिए। असम में बोडो आंदोलन के बारे में बताइए, कारण और प्रभावों को। उत्तर पूर्वी भारत में निर्जातीय संघर्ष, उनके समाधान के प्रयासों पर चर्चा करें। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण प्रभावों को विश्लेषण कीजिए। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगाम विवाद के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों की व्याख्या करें। भारत में आदिवासी समूह के जंगल और भूमि अधिकार आंदोलन का विश्लेषण करें। संवैधानिक उपायों द्वारा निर्जातीय संघर्षों के समाधान के प्रयासों की चर्चा करें। भारत में निर्जातीयता और राष्ट्रीय राज्य के बीच संतुलन बनाने के प्रयासों पर चर्चा करें। भारत में निर्जातीयता के कारण उत्पन्न हुए किसी एक प्रमुख आंदोलन का अध्ययन करें। जोन सा कोई भी आंदोलन आपको याद हो तो आप उसके आंदोलन के बारे में उसकी डिटेल लिख सकते हैं। एक आंदोलन को आप अपना क्लियर कर लीजिएगा जाने से पहले एग्जाम में। कोई भी असम आंदोलन, नागालैंड आंदोलन, बॉर्डरलैंड आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन, कोई भी, उसके बारे में सारी डिटेल, कब स्टार्ट हुआ, क्या मुद्दा था उनका और कब खत्म हुआ, कितने उसमें नुकसान हुआ और कब कब, 1-2 सन याद कर लीजिएगा उनके। इसमें मैंने असम का ही ऐड किया है 1972 से 1985। इनको डिटेल में भाई पढ़ लीजिएगा। भारत में निर्जातीयता और राष्ट्रीय राज्य के बीच संबंधों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण कीजिए। विकास योजनाओं के माध्यम से निर्जातीयता संघर्षों के समाधान के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ये हो गया आपको 15 क्वेश्चन मैंने ऐड किया नीचे आपके लिए, तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है इनसे अगर आप इनको एक बार तैयार कर लोगे। सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा, आप इनको तैयार करना होगा। आपको इनको एक बार क्वेश्चनों को डिटेल में जानकारी भी लेनी होगी इनकी, रिसर्च करके इनकी गूगल पे या बुक्स में से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना। अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही है अभी तक तो गुरु दीक्षाना के तौर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो आप सिर्फ सब्सक्राइब कर इसको छोड़ देना चैनल को। अगर आप सेकंड ईयर के बैच पे वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको हेल्प हो जाएगी सेकंड ईयर में। अगर नहीं करूंगा तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर की वीडियो भी डालता रहूंगा तो सिर्फ आप सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा चैनल को। ये भी बहुत मेरे लिए, इतनी हेल्प आप कर सकते हैं मेरे लिए।